हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल की और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक सीरीज़ के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन किया था, सेकंड में हमने नोमेनक्लेचर किया था। आई होप कि आप लोग देख चुके हो। और ये जो लेक्चर्स हैं ये क्लास 11th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड की तरफ ध्यान दे रहे हैं या जो CUET की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो हाँ, ये बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक के लेक्चर बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आइसोमर्स की तरफ बढ़ते हैं। और मैं दोबारा बोल दूं कि ये ऐसा नहीं है कि इनसे आप JEE नीट वगैरह को क्रैक कर पाओगे। मतलब कहीं बच्चे कमेंट में करने लगे सर ये क्या है। ये एक ओवरव्यू है आइसोमर्स का, जो आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकता है। और ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट है जो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और हाँ, आइसोमेरिज्म का जितना नीड है वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा इस लेक्चर में। तो आइसोमर वर्ड आप लोग बहुत बार सुनते हो, ठीक है ना। तो होता क्या है, आइसोमर वर्ड का मतलब होता है SFDP। आइसोमर का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि C6H12O6 है, ठीक है। ये होता है ग्लूकोज। और एक होता है C6H12O6, ये होता है फ्रुक्टोज। अब इन दोनों का फॉर्मूला सेम है बट इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जैसे हम मतलब मान के चलो कि एक फैमिली में 2-3 भाई बहन हैं, या चलो आजकल तो फिर भी ठीक है, वरना अपने अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं, अपने दादा परदादा के टाइम में जाएं या पेरेंट्स के टाइम में भी जाएं, तो घर में 6, 7, 8, 10, 12 इस तरह से होते थे। बट उनकी प्रोडक्शन हाउस तो सेम है ना, फॉर्मूला तो सेम है, बट उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। लुक वाइज भी सब अलग होते हैं, और कोई मोटा होता है कोई पतला होता है ना। मतलब प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। तो यही आइसोमर होता है, जिनका फॉर्मूला सेम होगा प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। आइसोमर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा हमारे पास होता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। स्पेस के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। करेंगे आपको समझ में आने लगेंगी बातें। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे पास 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं स्टीरियो की बात करता हूँ तो ये 2 तरह के होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, चेन आइसोमर्स की। इनकी डेफिनेशन में ही सारा कुछ समाहित है, इनकी डेफिनेशन में ही सब कुछ लिखा हुआ है। चेन आइसोमर का मतलब क्या होता है, जिनकी डिफरेंट होती है चेन। ये सब में आएगा विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपसे कोई पूछे कि आइसोमर्स में क्या सेम होता है, तो उनका फॉर्मूला सेम होता है। तो डिफरेंट क्या होता है, अगर मैं सबसे पहले चेन आइसोमर की बात करूं तो चेन आइसोमर में चेन डिफरेंट होती है भाई। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आई थिंक आप लोग नोमेनक्लेचर कराए हैं। जैसे कि ये कार्बन की एक चेन है, हाइड्रोजन लगा लेना, हाइड्रोजन पूरे ही आएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 6 कार्बन की एक चेन है। अब मैं इसकी बात करूं, ठीक है। अब इसमें भी कार्बन तो इसमें भी 6 है, बट इसमें जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन की होगी है। मैं इसकी बात करूं, ठीक है, कार्बन इसमें भी 6 है। देखिए इसमें पेरेंट, ये इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है। अगर मैं इसका नाम करूं तो इसका नाम मैं सिंपली क्या कर सकता हूं बेटा, इसका नाम कर सकता हूं मैं हेक्सेन, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 2 पे एक कार्बन है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम क्या होगा, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, 2 2 2 बार मिथाइल है, 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर, मतलब सॉरी हेक्सेन नहीं है, सॉरी क्षमा कर दीजिए, हेक्सेन नहीं, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, पेंटेन। और इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोल देंगे। मेन चेन चेंज होगी, और अगर मेन चेन चेंज हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमर में क्या डिफरेंट होगा, पोजीशन डिफरेंट होगी। और पोजीशन किसकी डिफरेंट होगी, पोजीशन डिफरेंट हो सकती है ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, ऑफ सब्सिट्यूएंट,
ऑफ फंक्शनल ग्रुप किसी भी चीज़ की। पोजीशन आइसोमर में नाम पे फोकस कीजिए। अब अगर आपके पास पोजीशन आइसोमर है तो पोजीशन आइसोमर में क्या होगा भाई, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन डिफरेंट होने वाली है, पोजीशन डिफरेंट होगी। किसकी पोजीशन डिफरेंट होगी? ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पॉइंट नंबर 1, ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल देके समझाता हूं, आप लोग रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि एक कार्बन की चेन है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, नोमेनक्लेचर आप लोगों को आता होगा, इसका नाम है प्रोपेन 1 ऑल, है ना। इसका नाम क्या बेटा? प्रोपेन 1 ऑल। अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। अगर आप यहाँ पर फोकस कर पा रहे हो कि चेन तो सेम रही है, पेरेंट चेन में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, तो फिर डिफरेंस किस में आया है बेटा जी? डिफरेंस आया है पोजीशन में। जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो डिफरेंट हो गई है। अगला केस करते हैं, जैसे कि एक कार्बन की चेन है, जैसे ये सो सॉरी बेटा, सो सॉरी। इसे क्या बोलेंगे? इसका नाम हो जाएगा पेंट 1 पे डबल बॉन्ड है ना। देखिए ये हमारे पास चेन हो जाएगी। हाइड्रोजन लगाने ना बेटा, हाइड्रोजन पूरे ही होंगे, और हाइड्रोजन लगाने आते हैं ना, फर्स्ट क्लास में कराया था, चीकू नहीं उसका भी। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 1। तो यहां से 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, ये हमारे पास एक चेन हो जाएगी। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा पेंट 2 इन। जैसे चेन आइसोमर में चेन डिफरेंट हो रही थी, इसमें पोजीशन डिफरेंट हो रही है, चेन तो सेम है, कार्बन तो अभी भी मेन चेन में 5 ही है, तो पेंट ही है ना। और वेट ज़्यादा हो गया, वेट कम करना पड़ेगा ना, वीडियो में ज़्यादा ही सांस की साउंड आती है, सो सॉरी, इसको भी थोड़ा इग्नोर कर देना। मैं श्योरली कल से पक्का जिम जाऊँगा, मतलब घर पे ही वर्कआउट करूँगा, बट करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेटा, देखिए ये हमारे पास मेन चेन हो जाएगी, और 1 2 3 4 5, 2 पे एक कार्बन है, सो ये हमारे पास होगा 2 मिथाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन है? 5, तो 2 मिथाइल पेंटेन। और अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, ये हमारे पास अगर हो जाए, देखिए इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, 3 पे एक कार्बन है, सो 3 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है भाई? 5, 3 मिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं, तो पोजीशन आइसोमर में क्या डिफरेंट होने वाली है? पोजीशन डिफरेंट होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर में नाम से क्लियर है कि क्या डिफरेंट होगा? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। अब आपको ये समझना होगा कि आप किस फंक्शनल ग्रुप से क्या बना सकते हो, ठीक है। देखो बेटा, मैं आपको सिलेक्टेड करवा देता हूँ जो आपके जनरली बन सकते हैं, वरना होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए अल्कोहल। अल्कोहल से आप लोग क्या कर सकते हो? इथर बना सकते हो। जैसे कि अल्कोहल क्या होता है? OH, और इथर में क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और ये मैंने बॉन्ड बना रखे हैं ना, इट मीन्स ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड को आप लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हो भाई? कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एल्डिहाइड होता है कुछ ऐसे, C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन होता है कुछ ऐसे, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आएगा साइनाइड। साइनाइड को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो आइसोसाइनाइड में। कैसे? साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको कैसे कर दोगे? N ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरह से। आगे है, आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हो एस्टर के अंदर,
आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से आप लोग क्या बना सकते हो ब्रो, एस्टर बना सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। जनरली तो क्या होता है कि आपको एच हटाना होता है, ठीक है, और ये एस्टर हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा बहुत फेमस है आपके पास अमाइंस को के फंक्शनल ग्रुप आप लोग चेंज कर सकते हो। जैसे कि अमाइंस पता होगा आप लोगों को क्या होता है, जैसे कि आपके पास प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन क्या होता है, RNH2। और यहीं पर अगर आपको मैं बोलता हूँ सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन क्या हो जाएगा, RNHR, ठीक है। एक होता है टर्सरी अमाइन, मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कम हो जाते हैं और कार्बन के साथ बॉन्ड ज़्यादा बनने लग जाते हैं, ठीक है। ये डैश कर दो, ये डैश, ये डबल डैश, इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन आप लोग चेंज कर सकते हो। फोकस कर पा रहे हो, देखिए अगर इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ है नाइट्रोजन का तो वो प्राइमरी है, अगर उसके दो बॉन्ड कार्बन के साथ हैं तो वो सेकेंडरी है, और अगर उसके तीनों बॉन्ड ही कार्बन के साथ हैं तो वो हमारे पास क्या होगा, एक टर्सरी अमाइन होगा। एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, जैसे कि हमारे पास है सी, ओके बहुत शानदार, हमारे पास है CH3 CH2OH, इसे क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसे इथेनॉल बोलेंगे। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, ठीक है। अब क्या करो, इस H को हटा दो और इसकी जगह इस कार्बन को ले आओ, ठीक है ना, ये हो जाएगा CH3OCH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथोक्सीमीथेन। और यहाँ पर हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ चुका है, ईथर। अगर आप दोनों को फॉर्मूला मैच करना चाहो, कार्बन दोनों में कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने बेटा, 6, ओ, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C2H6O। नेक्स्ट है हमारे पास जैसे कि CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H, ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई, एल्डिहाइड। अब इस H को हटा दो, इसकी जगह कार्बन को ले आओ, जैसे आप इधर ले आते हो, है ना। जब आप इधर CH3 लाओगे तो इसके H को इधर भेज देना, ठीक हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया CH3। अब C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल ग्रुप है वो दो तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया है, कीटोन। इस तरह से अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, देखिए ना तो इसमें चेंज हुई है, ना ही पोजीशन चेंज हुई है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ही पूरा चेंज हो गया है एंटायरली। तो हमारे पास कौन सा आइसोमर आ जाएगा भाई, फंक्शनल आइसोमर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटामर्स या मेटामेरिज्म किसे कहते हैं। मेटामेरिज्म किस वजह से अराइज होते हैं कि आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप कैसे होना चाहिए आप लोगों के पास, एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। डाइवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 2 होती है, जो दो तरफ से बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इवन यहाँ पर एग्जांपल लिखे गए हैं अगर आप देख पा रहे हो, जैसे कि इथर होता है, जैसे कि सेकेंडरी अमाइन होता है, जैसे कि हमारे पास कीटोन होता है। तो इसमें होता क्या है, इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू सेम डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, कि आपके पास जो डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसकी दोनों साइड में जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। क्या फंक्शनल ग्रुप नहीं, सॉरी, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। कैसे कह रहे हो सर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेटामर बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है जो कि एक डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके एक तरफ आप देख रहे हो एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, और एक तरफ देख रहे हो 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है। और अगर आप इसको ऐसे कर दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब जो हमारे पास ये फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों तरफ अगर आप देखते हो, यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है। पहले क्या था, एक तरफ 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप था, ठीक है ना। अब इस तरफ 3 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, अभी 2 वाला हो गया, इस तरफ 1 वाला है तो अभी 2। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होंगे उसके जो इधर उधर एल्काइल ग्रुप होंगे उनके कार्बन चेंज हो जाएंगे। और अगर ऐसा हो जाता है, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला मैच कर रही थी, देखिए फॉर्मूला बार बार पूछने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे कि आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल ये हो गया CH3 CH2
CH2 CH2 CH2 OCH3, जैसे कि हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसका नाम करूँ, इसका नाम पता क्या है? इसका नाम होगा मिथॉक्सी। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है? इथर है। मिथॉक्सी और चेन में कितने कार्बन है? 5, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी पेंटेन। और अगर इसी को मैं कर दूं ऑक्सीजन, ठीक है, एक तरफ लिख दिया मैंने CH2 CH3 और बाकी इस तरफ कार्बन आ जाएंगे CH3 CH2 CH2 CH2, ठीक है ना बेटा। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है? एक और कार्बन को उधर घुमा दो तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। इस तरफ CH2 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 सॉरी CH3 आ जाएगा और इधर CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब देखिए जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, इधर भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, इधर भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन देखते हो, देखिए इधर एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, इधर 2 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है और अभी इधर क्या हो गया है? 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप हो गया है। और अगर आप इसमें फोकस करो, इस तरफ कौन से? 5 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, इस तरफ 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है और इस तरफ 3 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। इसका कमेंट सेक्शन में नाम बता देना, ठीक है ना, इसका नाम क्या है। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास हो जाते हैं मेटामर्स। मेटामर्स के बाद हमारे पास आते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं? वो आइसोमर विच कंटेन, जो क्या कंटेन करते हैं, जिनके पास क्या होता है? विच कंटेन ओपन चेन एंड क्लोज चेन। हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, जिसके पास ओपन चेन भी होंगे और क्लोज चेन भी होंगे। मतलब यहां पर क्या होगी? एक रिंग भी होगी और एक क्या होगा? ओपन चेन भी होने वाली है। अब देखिए इसमें कैसे होगा बेटा, फोकस कीजिए। जैसे कि ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इससे अगर मैं क्लोज स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो क्लोज स्ट्रक्चर बना सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब आप बोलोगे कि सर इधर तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सारे सिंगल बॉन्ड है। अब वो जरूरी भी है, वो जरूरी ये है इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड तो होने चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाकी इधर आ जाएगा H2 H2 H2, हाइड्रोजन गिन लीजिए 3, 1 4 2 6, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे कि ये हो गया। अब आपको इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है, आपको इससे क्लोज स्ट्रक्चर बनाना है, तो क्लोज स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बना सकते हो? अब देखिए कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? 1 2 और 3 5। अब जैसे क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हो तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे बेटा इनके बीच में? यहाँ पे तो 4 ही बॉन्ड बनेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो सो दैट इनके बीच में 5 बॉन्ड हो जाए। अच्छा सर अगर हम नहीं चाहें कि नहीं हो तो नहीं बनेगी बात, मतलब बॉन्ड तो आपको 5 करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन पूरे करो, इधर आएगा H, इधर आएगा H, इधर आएगा H2, इधर आएगा H2। कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, 2 2 4 और 2 6। देख लो फॉर्मूला मैच कर लो, सेम है, ठीक है ना। अच्छा इससे आप ऐसे बना सकते थे कार्बन कार्बन कार्बन, इधर डबल बॉन्ड और इधर कार्बन, ठीक है ना। मतलब कहने, अब देखो हाइड्रोजन पूरे कर लो बेटा, हाइड्रोजन पूरे ही होंगे, हाइड्रोजन पूरे ही होंगे। अब रिंग चेन आइसोमर में क्या होगा? जिसके पास क्लोज चेन भी हो ओपन चेन भी हो। क्लोज चेन ओपन चेन के बीच में जो आइसोमेरिज्म होता है, मतलब एक क्लोज चेन है और एक ओपन चेन है बट उनका फॉर्मूला सेम बन रहा है, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होता है भाई हमारे पास टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म एक खास तरह का है, ये आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में देखने को मिलेगा। टोटोमेरिज्म क्या होता है? डेफिनेशन में जाता हूँ। इट इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन बोलते हैं, बिटवीन कार्बन एंड पॉलीवैलेंट एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद इन सेम मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की जो है माइग्रेशन होगी, कहाँ से कहाँ? एक कार्बन से एक पॉलीवैलेंट या कह लीजिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अच्छा इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, टोटोमेरिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए 2 कंडीशन नेसेसरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास जो अल्फा कार्बन होगा,
अल्फा कार्बन। अब ये अल्फा कार्बन क्या होता है, आई थिंक अब तक आप लोगों को पता होगा, ये मैं फर्स्ट क्लास में बता चुका हूं। अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी, अल्फा कार्बन शुड कंटेन या देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन, या कह सकते हो शुड कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना भाई, तभी आपके पास टोटोमेरिज्म पॉसिबल होता है, तभी आपके पास टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। कैसे कह रहे हो सर, देखो जैसे मैं बोलता हूं C डबल बॉन्ड O H, क्या यहां पर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है? तो इसका आंसर है नो। क्यों सर यहां पर पॉसिबल क्यों नहीं है? देखो मैंने बोला था जो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो पहली तो बात यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो कहानी खत्म। पहली कंडीशन है अल्फा कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड बताया था जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तो यहां पर पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं यहां पर पूछूं C डबल बॉन्ड O H CH3, क्या यहां पॉसिबल है? आप देखिए ये हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अब ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रो, ये क्या है? ये अल्फा कार्बन है, और इसने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है। देखो ना, एक बॉन्ड तो ये है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब 4 बॉन्ड सिंगल ही हैं इसके। तो ये अल्फा कार्बन जो है आपका वो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। और क्या इसके पास हाइड्रोजन है? तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यहाँ पर टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। अब ये मत बोल देना सर ये बातें कब बताई, पहली क्लास में ये बातें बताई हैं, और वो इसलिए बताइए क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग उलझो। दोबारा से बताता हूँ, बताना क्या यहाँ पर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है? C डबल बॉन्ड O CH3 बताइए। अब देखिए इसके जो बाजू वाले, देखिए फंक्शनल ग्रुप के जो बाजू वाले कार्बन होते हैं वो होते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। सिंगल बॉन्ड तो बना ही रखा उन्होंने, और जब उन्होंने सिंगल बॉन्ड बना रखा मतलब sp3 हाइब्रिडाइज है, और क्या उनके पास हाइड्रोजन है? तो उनके पास हाइड्रोजन भी है, तो इधर टोटोमेरिज्म पॉसिबल है। बहुत बड़ा टॉपिक है, बाकी अभी इधर इतना समझ लो कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए उसके पास। दूसरी बात, उसके पास हाइड्रोजन जरूर होने चाहिए, ठीक है। अब होता कैसे मैं बताता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर क्या होगा? टोटोमराइजेशन, और टोटोमराइजेशन में क्या होगा भाई? देखिए सबसे पहली बात पॉसिबल है यहाँ, ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर जो कार्बन लगे हैं ये अल्फा, और उनके पास हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, और हाइड्रोजन इधर है। तो होगा क्या? प्रोटॉन की माइग्रेशन होगी, या कह लीजिए हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगी। हाइड्रोजन की माइग्रेशन होगी फ्रॉम कार्बन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्या है? इधर ऑक्सीजन है। जब ये उधर हाइड्रोजन भेज देगा तो इसके बॉन्ड ज्यादा होने लगेंगे, बदले में वो अपना बॉन्ड इधर भेज देगा। तो आप देखो कुछ इस तरह से CH3 C इधर चला गया OH, और इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। इसे क्या बोलते हैं? इट इज योर इनोल। इनोल क्यों बोल रहे सर? जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे OH भी है, तो ये हमारे पास इनोल है। और ये ना आप देखो कि कीटोन से आप लोगों ने अल्कोहल बना दिया, तो एक तरह से फंक्शनल आइसोमर ही है। तो आप लोग इसे इट इज अ स्पेशल टाइप, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये एक खास तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है बेटा। चलिए बहुत शानदार, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चरल आइसोमर जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, देखने में दिख भी रहा है आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स का दूसरा नाम होता है स्पेस आइसोमर। कि आपको ना स्पेस में एटम अलग अलग उड़ते हुए दिखाई देंगे, उनकी पोजीशन अलग अलग हो रही होगी, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं ना। चलिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा आएगा ऑप्टिकल आइसोमर। तो पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम होता है सिस ट्रांस आइसोमर। अब सिस देखिए,
होता क्या है, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी बात है कि कार्बन कार्बन शुड कंटेन डबल बॉन्ड या शुड कंटेन पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्यों सर? ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है फ्री रोटेशन को, ठीक है ना। जब इंसान की शादी हो जाती है ना भाई, तब वो ऐसे घूम नहीं सकता ज़्यादा। लाइक जैसे सिंगल होता है ना बंदा, उसको इतना जहाँ मर्जी दिल करे वो वहाँ चला जाता है सिंगल बंदा। बट जब बंदे की शादी हो जाती है ना, वो नहीं जा सकता, वाइफ से परमिशन लेनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, और बहुत शक करती हैं यार लेडीज, बहुत शक करती हैं। कम टू द पॉइंट। सबसे पहली बात, कार्बन कार्बन शुड कंटेन पाई बॉन्ड। पॉइंट नंबर 2, जो कार्बन है बोथ ग्रुप ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन शुड बी डिफरेंट। देखो यार, मैं शुड लिखता हूँ बट एक्चुअली इसका मतलब मस्ट होता है, शुड बी डिफरेंट। मैं जैसे तुम्हें बोलता हूँ पढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसका मतलब तुम्हें पढ़ना है। अगर मैं चाहिए बोल रहा हूँ इट मीन्स वो जरूरी चीज़ होगी है। अगर मैं बोलता हूँ तुम्हें शेयर करना चाहिए, इट मीन्स कर दिया करो। अब रात के 12:30 बज चुके हैं, और ये मैं इसलिए नहीं, मैं से कोई सिंपैथी के लिए नहीं बता रहा हूँ कि और बारह सर इतनी रात को, मैं सिर्फ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि अगर कभी तुम्हारा मन करे नहीं यार रात को नहीं पढ़ता हूँ तो सुबह पढ़ूंगा, प्रोकास्टिनेट करे, तो तुम एक याद कर लेना कि हाँ यार हमारे सर रात को वीडियो बना रहे थे। और कोई अगर तुम्हारे हाथ रुक रहे ना शेयर करते हुए, तो नहीं यार वो बंदा मेहनत कर रहा है। चलो इस तरह से। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नाम सिस ट्रांस भी होता है। और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं बेटा? आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहली बात, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं हो सकती, पाई बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन नहीं होती है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में है। दूसरी बात, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, देखो पहली बात, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और इसके पास ये जो ग्रुप लगे हुए हैं ना, ये एक्स है, तो दूसरा इसके पास वाई होना चाहिए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी तो एक अलग बात है, बट इस कार्बन के पास देखिए 2 बॉन्ड तो ये बना चुका। अब जिसके 2 बॉन्ड बचे ना, वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल में क्या होगा बबलू? ज्योमेट्रिकल आइसोमर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिस एंड ट्रांस, है ना, सिस एंड ट्रांस। अब समझो कि सिस ट्रांस में होगा क्या? सिस ट्रांस किसे कहते हैं? जिसमें सेम एटम और ग्रुप आर एट एडजेसेंट पोजीशन, जिसमें सेम एटम या ग्रुप कहां पर होंगे? एडजेसेंट पोजीशन पे होंगे। एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास, और इसमें सेम एटम, सेम एटम्स और ग्रुप आर एट अपोजिट पोजीशन, अपोजिट पोजीशन, ठीक है ना। मैं बताता हूँ एडजेसेंट का क्या तात्पर्य है या फिर अपोजिट का क्या तात्पर्य है ना। देखो जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है, ये पोजीशन क्या कहलाएंगे बेटा? ये पोजीशन एडजेसेंट है, ये पोजीशन एडजेसेंट है। और जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है ना। अब इसमें ये पोजीशन अपोजिट है। अच्छा, आई थिंक मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ कि अगर आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए तो आपको जस्ट सर्च करना है बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स बाय भारत पंचाल सर, मिल जाएंगे, बढ़िया वाले डिजिटल नोट्स हैं, ठीक है। और इधर अगर मैं बात करता हूँ, ये भी हमारे पास कौन सी पोजीशन है? अपोजिट पोजीशन है। अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है तो वो सिस, और अगर अपोजिट एडजेसेंट पे है तो वो सिस, अपोजिट पे तो है तो वो ट्रांस। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर लगे हुए हैं H
HCH3 CH3। ठीक है, तो आप देखो जो सेम ग्रुप है वो एडजेसेंट पोजीशन पे है तो इसे क्या बोल देंगे, सिस। और अगर यही ऐसे हो जाए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H, आप CH3 के रिस्पेक्ट में भी देख सकते थे, H इधर CH3 CH3, तो ये H इधर, ये H इधर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन पे है तो सिस, और अगर अपोजिट पोजीशन पे है तो ट्रांस। चलो मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर लगे हुए हैं H, इधर लगे हुए हैं Cl। तो अगर आप देखो जो सेम ग्रुप है वो एडजेसेंट पोजीशन पे है तो इसे क्या बोल देंगे बेटा हम लोग, सिस। और अगर यही सेम ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे हो जाए, जैसे इधर Cl है Cl, इधर H है इधर H, तो ये अपोजिट पोजीशन पे है तो इसे क्या बोल देंगे बेटा जी, ये हमारे पास हो जाएगा ट्रांस। कुछ भी एग्जांपल कर सकते हो, जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड C, C डबल OH, C डबल OH, इधर है H। अगर आप सेम ग्रुप्स को देखते हो तो वो कहाँ पर है, वो एडजेसेंट पोजीशन पे है तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, सिस। और अगर यहाँ पर बात करो C डबल बॉन्ड C, H C डबल OH C डबल OH, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे ब्रो, ये हमारे पास हो जाएंगे ट्रांस। ठीक है ना। अगली बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये हो जाए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H CH3 C2H5। ठीक है ना। अब देखो क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, बिल्कुल है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसके पास ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट है, इसके पास भी डिफरेंट है। अब समझो कि ये सिस है कि ट्रांस है। देखो यहाँ से तो आप सिस ट्रांस नहीं बता सकते है ना, क्योंकि ये तो अलग अलग ग्रुप हैं। यहाँ से बता सकते हो ये सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे है तो सिस। और अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ C डबल बॉन्ड C, इधर H CH3 C2H5, तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा बेटा जी ट्रांस, है ना। एडजेसेंट पोजीशन पे है तो सिस, और अपोजिट पोजीशन पे है तो वो ट्रांस। अच्छा, कई बार ऐसा हो जाता है कि ना सारे ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, मैं समझाता हूँ। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन FCl Br I, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया है यहाँ पे, है ना, क्योंकि देखो पिछले वाले में दो तो सेम थे, है ना। अब इधर तो देखो क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या बोला हमने, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो है। जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है उसके पास दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, हाँ डिफरेंट है। बट अब सिस ट्रांस कैसे बनाए, सिस ट्रांस तो हमने ऐसे बोला कि भाई अगर सेम ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे हैं तो वो होंगे, क्या होंगे वो होंगे सिस, और अगर सेम ग्रुप अपोजिट पोजीशन पे हैं तो वो होंगे ट्रांस। बट यहाँ पर तो सेम ग्रुप ही नहीं है, तो देखो ये एक अलग से हो जाती है चीज़। ठीक है, मतलब ये जेई नीट में चली जाती है, बोर्ड में नहीं आती है। मैं फिर भी एक हल्का से एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको हम CIP स्कीम से डिसाइड करते हैं। अब CIP स्कीम क्या होती है सर, CIP स्कीम होती है कान इनगोल्ड प्रीलोग, कान इनगोल्ड प्रीलोग। क्या बोलता है ये, गिव प्रायोरिटी टू ग्रुप टू एटम्स और ग्रुप अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। जो हमारे पास एटम्स या फिर ग्रुप लगे हैं उन्हें जो आप प्रायोरिटी देने वाले हो वो प्रायोरिटी दो एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। और प्रायोरिटी कैसे, जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज़्यादा तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। अब देखो फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे ना इजी हो जाता है ये आइसोमर का टाइप हो जाता है इजी।
ईजी कैसे सर? ये जो जी है ना, इसको सिस बोल दो, और ई है इसको ट्रांस बोल दो। मतलब ऐसे ही होता है। ई जो है एक तरह से ट्रांस होता है, और जी जो है वो एक तरह से सिस होता है। और किसी की इज्जत ना करो, करो ना करो, अपनी सिस्टर्स की बहुत इज्जत करनी चाहिए। वो ना डायलॉग होता है ना, डू वट एवर यू डोंट टू डू टू वॉन्ट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर मदर। बट मैं बोलूँगा डोंट ट्रबल योर सिस्टर। अरे क्या सर, मैं तो अभी पीट के आया हूँ अपनी बहन को, है ना, ऐसे हो जाता है। चलो, सिस जी, लोग दिखावा सिस जी, ठीक है। सिस्टर को जी जी जेट को बोलते हैं, ठीक है। तो अब कर दीजिए, कैसे करेंगे? एफ में से और सीएल में से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे? ऑब्वियसली सीएल को। सीएल का मार्क्स ज़्यादा है, या सीएल का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। बीआर और आई में से आई को। अब हाइयर प्रायोरिटी वाले एडजेसेंट पोजीशन पे हैं। एडजेसेंट पोजीशन पे तो सिस, और सिस यानी ये क्या है? जी आइसोमर है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, C11C एफ सी एल आई बी आर। एफ और सी एल में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? सी एल को। बी आर और आई में से ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे? अब जो हाइयर प्रायोरिटी वाले हैं वो अपोजिट पोजीशन पे हैं। अपोजिट पोजीशन पे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? अपोजिट पोजीशन पे हैं तो ट्रांस बोलेंगे, और ट्रांस क्या होता है? ई, या इसमें ऐसे बहुत टाइप होते हैं, जैसे सिन एंटी भी आ जाएगा, बट अभी वो करना नहीं है। मेन आप सिस ट्रांस को समझो, वो अच्छा है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना भाई, वो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन से होते हैं भाई? ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनको हमने बहुत अच्छे से देखना है, ऑप्टिकल आइसोमर्स को, ठीक है। ये आपके हैलोजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम होता है, जिनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट होता है इनका बिहेवियर टुवार्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, या फिर जो इनकी मिरर इमेजेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ऑप्टिक्स आ गई ना, मिरर आ गया, मिरर इमेजेस डिफरेंट हो जाएंगी। क्लियर है? तो उसे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। अगर डिफाइन करने की बात आ जाए तो डिफाइन किस तरह से कर सकते हो आप ऑप्टिकल आइसोमर्स को भाई? अरे क्या डेफिनेशन ही नहीं लिखी क्या? क्षमा प्रार्थी ग्रेटेस्ट हीरो। ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच है सेम फॉर्मूला, जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या वाला है, ठीक है। थोड़ा फोकस करना, और ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक नॉर्मल लाइट है। आप इस नॉर्मल लाइट को क्या कर दोगे? प्रिज्म में से पास करा दोगे। इसे निकोल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। और ये बना होता है किसका? CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब इसमें से लाइट पास होती है ना भाई, तो सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रैवल करते हुए पास होती है। अभी तो हर एक प्लेन में ऑस्किलेट कर रही है। जो नॉर्मल लाइट है, आपके पास कोई सोर्स है, उसमें से जो लाइट होती है वो हर एक प्लेन में ऐसे इधर उधर चल रही है। बट जब आप इसको निकोल प्रिज्म में से पास करा दोगे तो सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रैवल कर रही है, इस तरह जा रही है। इस लाइट को क्या बोलते हैं? PPL। क्या बोलते हैं? PPL। या फिर इसे क्या बोल दोगे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोल दोगे इसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसके बाद क्या होगा? अब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपने 2-3 जगह से पास करवा दिया, ठीक है। जैसे हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपने इसको पास कराया सब्सटेंस A में से, तो इसने इसको रोटेट कर दिया, मान के चलो क्लॉकवाइज राइट डायरेक्शन में, ठीक है। आपने इसको सब्सटेंस B में से पास कराया और उसने इसको रोटेट कर दिया लेफ्ट साइड, या कह लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में।
और आपने इसको सब्सटेंस सी में से भी पास कराया, नेक्स्ट सब्सटेंस में से पास कराया, वो इसको रोटेट नहीं करवा पाया, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पीपीएल को रोटेट कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व किया जाता है, पोलैरिमीटर ट्यूब में रख के इनको देखते हैं कि हाँ भाई पीपीएल में कुछ डिफ्लेक्शन आया है कि नहीं, इसमें थोड़ी बहुत रोटेशन शो की है कि नहीं। तो अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस ऐसा है जो पीपीएल को रोटेट कर सकता है, उन सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये सब्सटेंस ऑप्टिकल आइसोमर बनाने के लायक है। इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोल देते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। साधारण सी डेफिनेशन क्या होगी इसकी, दो सब्सटेंस which can rotate PPL, which can rotate PPL। PPL का मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं आर कॉल्ड, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोल देंगे हम लोग, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोल देंगे। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो कोई इसको राइट में रोटेट कर सकता है या फिर कोई इसे लेफ्ट में रोटेट कर सकता है। अगर कोई सब्सटेंस उस लाइट को राइट में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उसको बोलते हैं कि ये सब्सटेंस हमारे पास एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है, या फिर इसको डी बोल सकते हैं या फिर इसको प्लस बोल सकते हैं, जो रोटेट करते हैं पीपीएल को टुवर्ड्स राइट, ठीक है ना। अगर कोई पीपीएल को राइट की डायरेक्शन में रोटेट करे तो वो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसी तरह से हमारे पास क्या आएगा, लिवो रोटेटरी या लेवो रोटेटरी कह सकते हो आप लोग। क्या होंगे भाई लेवो रोटेटरी सब्सटेंस, इसको हम एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होगा, दो सब्सटेंस विच रोटेट, ऐसे सब्सटेंस जो पीपीएल को रोटेट कर देते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में अगर कोई रोटेट करे तो उसे हम बोल देंगे कि ये हमारे पास क्या है, लेवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो राइट में रोटेट करें, लेवो रोटेटरी जो लेफ्ट में रोटेट करें। इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो रोटेट ही नहीं कर पाते, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोल देंगे हम लोग, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। किसे कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस भाई, दो सब्सटेंस विच कांट रोटेट पीपीएल, विच कांट रोटेट पीपीएल। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब इसमें हम एक 3-4 घंटे क्लास ले सकते हैं, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। बट अभी सिर्फ हम उतना पढ़ेंगे जितना आपसे रिलेटेड है, जितना आपसे पूछा जा सकता है, जिससे रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके क्लास 11th में क्वेश्चन बन सकते हैं। विच कांट रोटेट पीपीएल, ऐसे सब्सटेंस जो पीपीएल को रोटेट नहीं कर सकते, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कायरल कंपाउंड होने चाहिए, या कह लीजिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन। अब ये कायरल कार्बन का क्या मतलब है सर, वो शानदार। कायरल कार्बन किसे कहते हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अब तक तो पता ही होगा ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन in which all 4 bonds of carbon are with different group, कार्बन के जो चारों बॉन्ड होते हैं वो किसके साथ होते हैं बेटा, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स के साथ होते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, इसमें 4 बॉन्ड बना दिए, एक बॉन्ड है F के साथ, एक बॉन्ड है Cl के साथ, एक बॉन्ड है Br के साथ, एक बॉन्ड है I के साथ।
तो इस कार्बन को क्या बोलने वाले हैं, यहाँ पर ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन। मान के चलो ऐसा ना हो कि उस स्पेसिफिक कार्बन के सारे बॉन्ड अलग अलग एटम्स के साथ या अलग अलग ग्रुप्स के साथ पूरे नहीं हो रहे हो, तो उस कार्बन को क्या बोल देंगे, अकायरल कार्बन। अकायरल कार्बन किसे कहेंगे, इन विच ऑल 4 bonds of carbon are not with डिफरेंट ग्रुप। अगर उसके सारे बॉन्ड जो हैं डिफरेंट ग्रुप्स के साथ ना हो। कैसे कह रहे हो सर, जैसे कि कार्बन है, इसने H के साथ बॉन्ड बना लिया, H के साथ बॉन्ड बना लिया, F के साथ बॉन्ड बना लिया, Cl के साथ बॉन्ड बना लिया। अगर आप देख पा रहे हो कि इसके 2 बॉन्ड जो हैं वो एक ही जैसे एटम्स के साथ हैं, तो इस तरह का कार्बन क्या कहलाता है भाई, दिस टाइप ऑफ कार्बन इज नोन एज अकायरल कार्बन। क्या बोलेंगे इसको, अकायरल कार्बन बोल देने वाले हैं। क्लियर है। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो शो किया जाता है कायरल कार्बन के द्वारा। होता क्या है, अच्छा एक चीज़ ना शायद हम इधर मिस कर रहे हैं, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। एक सेकेंड, मैं इसको अगले पेज पे चिपकाता हूँ और यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों को समझाने की प्रयास करता हूँ, ठीक है ना। देखिए जैसे कि ये है, यहीं पर एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, अब समझिए कि रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लेवो रोटेटरी substance so that net rotation of ppl इज 0। ठीक है ना। एक इक्विमोलर मिक्सचर है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस का और एक लीवो रोटेटरी सब्सटेंस का, सो दैट कि जब आप नेट रोटेशन ऑब्जर्व करोगे तो नेट रोटेशन 0 ही। कैसे कह रहे हो सर, जैसे कि हमारे पास एक क्या है, पीपीएल है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। आपने इसको डाल दिया किसके अंदर, ये हमारे पास मान के चलो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस इसको क्या कर देगा, राइट की साइड रोटेट कर देगा। बहुत बढ़िया सर। फिर आपने इतना ही क्या ले लिया, एक लीवो रोटेटरी सब्सटेंस ले लिया। लीवो रोटेटरी क्या करेगा, इसको लेफ्ट में, अब ये ऑलरेडी राइट में रोटेट हो चुका है, जब ये लेफ्ट में रोटेट होगा तो आई थिंक ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अगर आप इसको और इसको ऑब्जर्व करो तो दोनों में क्या है, नेट रोटेट। देखिए रोटेट इसने किया है बट नेट रोटेशन 0 ही है। ये कुछ ऐसा हो गया, डिस्टेंस वाई ने ट्रैवल किया बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया है। मतलब रोटेट तो ये हुआ है बट इन दी एंड अगर इसकी रोटेशन देखें तो वो 0 है। तो आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी सब्सटेंस को मिक्स कर देना है एंड देन आप ऑब्जर्व करोगे कि पीपीएल की नेट रोटेशन 0 हो जाएगी। क्लियर है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या आता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं सर, मैं बताता हूँ, अभी बताया था, ठीक है ना। दोज organic compounds which give non-superimposable mirror images इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, मतलब ऐसे सब्सटेंस
जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है? जो एक दूसरे के ऊपर फिट ना हो। जैसे कि अगर मैं एच की मिरर इमेज बनाने का प्रयास करूं, एच को मिरर के सामने रखूं और इसको बनाऊं, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि ये रोटेट होकर एच ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इमेज कैसी है? एक सुपर इम्पोजेबल इमेज है। और अगर इसी जगह पर मैं आपको बोलता हूं कि आर की मिरर इमेज बना लेते हैं, आर की मिरर इमेज बनाओ, आर उल्टा आर बनेगा, तो ये क्या है? एक नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। आपने देखना कि मिरर इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। अच्छा, तो देखिए किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये क्लियर है ना? ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी लाइट है, आपने निकोल प्रिज्म में से पास कराया तो प्लेन पोलराइज लाइट होगी। अब देखिए जैसे कि ये हमारे पास सब्सटेंस है, अब देखिए हमारे पास कार्बन है ना, ये हमारे पास एक कार्बन है बेटा, इधर Cl है, इधर है Br, इधर है F, इधर है H। अब आपने जब इसको मिरर के सामने रखा, तो मिरर के सामने रखने पे क्या हो जाता है? जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। जो इसका राइट है वो तो लेफ्ट में आ गया, और जिसका लेफ्ट में था वो आप इसका राइट में चला गया। तो ये इमेज जो है, ये जो मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये एक दूसरे को इसको ऐसे इसके ऊपर उठा के फिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अच्छा, अगर ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है ना, आप किसी को भी डेक्स्ट्रो मान सकते हो, जैसे ये डेक्स्ट्रो है ना, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी? लेवो होगी, ठीक है। और एक और मैं बात बताता चलूं कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ना भाई, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उन्हें आप लोग क्या भी बोल सकते हो? इनैंशियोमर्स भी बोल सकते हो, इनैंशियोमर्स। कोई और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, इधर है H, इधर है OH, इधर है C2H5, ठीक है, इधर है COOH, जैसे कि हो गया। अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओ, अच्छा क्या ये कायरल है? ऑब्वियसली कायरल है, कायरल होना भी चाहिए। जैसे कि ये कार्बन है, इसके सारे जो बॉन्ड हैं वो अलग अलग ग्रुप के साथ है, एक OH के साथ है, एक H के साथ है, एक COOH के साथ है, एक C2H5 के साथ है। तो जब आप इसकी मिरर इमेज बनाने लगोगे तो ये C, ये H, ये C2H5, तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OH और ये क्या हो जाएगा? COOH। क्लियर है बेटा? इस तरह से है। अच्छा, एक RS कन्फिग्रेशन आती है, कभी पूछा तो नहीं जाता, मतलब बोर्ड्स में नहीं पूछा जाता, स्टिल मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का। R क्या होता है कि प्रायोरिटी ऑर्डर अगर क्लॉकवाइज चल रहा है, और S किसे कहते हैं? अगर प्रायोरिटी ऑर्डर आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ चलनी है। और याद रखना, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल पोजीशन। किस पोजीशन पे होना चाहिए भैया? वर्टिकल पोजीशन पे। कैसे कह रहे हो सर? मैं बताता हूँ। जैसे कि है FCl Br और यहाँ पर H है। FCl Br H में से अगर मैं बोलूँ हाईएस्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? इसको आप फर्स्ट पोजीशन दे दोगे, इससे कम प्रायोरिटी इसकी है सेकंड, और इसको दे दोगे आप थर्ड, और ये है H, ठीक है। अब ये जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल पे तो नहीं है, वर्टिकल पोजीशन पे है। तो इस तरह से आप लोग चलोगे, ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है, तो ये R हो जाएगा। अगर मान के चलो ऐसे ना होके कुछ ऐसे हो जाता, Br भाई Cl F H 1 2 ये 4 3 चलते तो आप ऐसे ही गल जा रहा हूँ, ये 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो गया। आप चलोगे तो ऐसे ही 1 के बाद 2 2 के बाद 3 की तरफ जाने के लिए इस तरफ आओगे। बट आपका लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो ये R की, अब देखिए ये चल रहे हो क्लॉकवाइज, बट लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है आपका? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा? S बनिए आ रहा था, चल हम क्लॉकवाइज चल रहे थे, बट जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पर है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। अगर मान के चलो ऐसे हो जाता, मान के चलो ऐसे है,
एस है, ठीक है ना, ये एफ है, ये सी एल है, ये बी आर है। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इसकी है। प्रायोरिटी पता ना, CIP स्कीम की तरह प्रायोरिटी होती है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है या जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। ये CL है, ये इधर एफ है, ठीक है। तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, गलत जा रहा हूँ। हाईएस्ट प्रायोरिटी दोगे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। ये हमारे पास होगा 1 2 3 4। तो चलोगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे ही होना चाहिए, और अगर हॉरिजॉन्टल पे नहीं है तो उसको घुमा दोगे आप, ठीक है ना। भैया यहाँ से देखो तो ये क्या बन रही है कन्फिग्रेशन, ये बन रही है एस एस एस, ऐसे ही बनेगा ना एस, और आर ऐसे ही बनेगा। आर क्लॉकवाइज होता है, एस एंटी क्लॉकवाइज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चे सही करते हैं। एच टी टी एफ, मुझे बताना है ये आर है कि एस है। तो बेटा यहाँ पर आइसोमर सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, और यही हैं हमारे जो कि क्लास 11th में या 12th में आप लोग फेस करने वाले हैं। बेसिक ऑफ आइसोमरिज्म ख़त्म होता है, और लास्ट क्लास हमारी बचती है मैकेनिज्म से रिलेटेड, वो हम अगले पार्ट में करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा जी, बहुत ख्याल रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।